हाय फ्रेंड्स, आज एक केस स्टडी आपके संग शेयर करना चाहते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द IS 16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट एंड IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आती हैं कि सर IS 16 में के पर्पस के अंदर जो लिखा हुआ है वो रेंटल पर्पस वहाँ भी लिखा हुआ है और IS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर पर्पस क्या होगा, रेंटल पर्पस। तो रेंटल पर्पस अगर दोनों में है, IS 40 में भी है, IS 16 में, तो हम लोग इसको कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड केस स्टडी है ये। तो हमारे क्लाइंट हैं जो होटल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली उनका जो होटल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। होटल के कुछ रूम्स उन्होंने क्या करके रखे हुए हैं, अपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं होटल से कुछ रूम्स। होटल के कुछ रूम्स वो लोग शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन पर्पस के लिए देते हैं अपने गेस्ट को। और जो शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन पर्पस के लिए अपने गेस्ट को जो रूम दिया जाता है उनके संग सर्विसेज भी दी जाती हैं, बहुत सारी एंसिलरी सर्विसेज भी दी जाती हैं, जैसे होटल की सर्विसेज, ब्रेकफास्ट, क्लीनिंग, फ्री एंट्रेंस की सर्विसेज, पूल की सर्विसेज। तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट एंसिलरी सर्विसेज दी जाती हैं शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन के साथ में। और होटल का जो थर्ड पार्ट है वो है लॉन्ग टर्म रेंटल पर्पस के लिए भी हम उस कुछ रूम्स लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देते हैं। तो वहाँ पे जो हम लोग सर्विसेज देते हैं वो रूम की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और पूल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जो एंसिलरी सर्विसेज दी जा रही हैं वो सिग्निफिकेंट नेचर की नहीं है। तो अभी हम लोग को बस यही देखना है कि जो मेरे होटल का 3 पार्ट है, शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन पर्पस, लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन पर्पस एंड होटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट के लिए हम लोग जो कुछ रूम्स यूज़ कर रहे हैं ऑफिस पर्पस के लिए, इन तीनों पार्ट को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम लोग जो होटल की पूरी बिल्डिंग है वो 2 तरह से यूज़ कर रहे हैं हम लोग। कुछ पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी का पार्ट हम लोग रेंटल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और रेंटल पर्पस में भी शॉर्ट टर्म रेंटल पर्पस और लॉन्ग टर्म रेंटल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे हम लोग IS 16 के अंदर। और जो रेंटल पर्पस के लिए जो हम लोग पार्ट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे IS 40 के अंदर उसको। नौ अभी हम लोग को स्प्लिट अकाउंटिंग यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि एक ही बिल्डिंग है और 2 अलग अलग ISs लग रहे हैं, तो हम लोग को स्प्लिट अकाउंटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। स्प्लिट अकाउंटिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सपोज कि जो पैरामीटर्स हैं होटल्स के वो 2000 स्क्वायर मीटर का पूरा होटल है, उसमें से 500 स्क्वायर मीटर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग को जो 500 स्क्वायर मीटर उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे IS 16 में, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। और जो 1500 स्क्वायर मीटर है हमारे होटल का जो हम लोग रेंटल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको कैसे अकाउंट फॉर करेंगे IS 40 के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग को स्प्लिट अकाउंटिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको स्प्लिट अकाउंटिंग नहीं लगानी है और सिंप्लीफाई रखना है अपनी अकाउंटिंग को, तो हम लोगों को पता है कि IS 16 में भी हम लोग कॉस्ट मॉडल यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ होता है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी हम लोग के पास में IS 40 में भी हम लोग का कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ होता है। तो हम लोग अगर मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट वाला पार्ट है, उसको अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल पे मेज़र करते हैं और जो मेरा रेंटल पर्पस के लिए पार्ट है उसको भी हम लोग अगर कॉस्ट मॉडल पे यूज़ करते हैं तो आपको स्प्लिट अकाउंटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो होटल के ओनर्स होते हैं वो अपनी होटल की बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं। रीज़न बीइंग कि जो एसेट्स की वैल्यू में जो भी इंक्रीजमेंट होगा उसको कहाँ पे डालेंगे वो लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फेयर वैल्यू मॉडल में। और ज़्यादा प्रॉफिट दिखा करके अपने शेयरहोल्डर को क्या करना चाहते हैं, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे हम लोगों को स्प्लिट अकाउंटिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ तक का कंक्लूजन क्या है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में IS 16 लगाएंगे और रेंटल वाले पार्ट में 500 स्क्वायर मीटर में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला IS 40 लगाएंगे। लेकिन इसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा, IS 40 वाले पार्ट को भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो सर्विसेज दी जा रही हैं, जो रेंटल पर्पस के लिए दिया जा रहा जो पार्ट है
जो शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन के लिए है और जो लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन के लिए है। तो हमने आपको जैसे बताया था, शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन के लिए जो सर्विसेज, जो रूम के साथ में जो सर्विसेज दी जा रही हैं, एक्चुअली सर्विसेज दी जा रही हैं, अगर वो आपको, हमने जैसे बताया था बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही है, तो वो सिग्निफिकेंट पार्ट दिया जा रहा है सर्विसेज का। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन पर्पस के लिए जो पार्ट दिया जा रहा है बिल्डिंग का, उसको हम लोग अकाउंट फॉर IS 40 में नहीं करेंगे। अब कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे? IS 16 में अकाउंट फॉर करेंगे। तो क्या कंक्लूजन आया? IS 16 में कब जाता है रेंटल पर्पस? जब वो हम लोग किसी भी पार्ट को, किसी बिल्डिंग को रेंटल पर्पस के लिए देते हैं, प्लस उसके संग बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सर्विसेज भी देते हैं, तो वो अकाउंट फॉर होता है, वो पार्ट अकाउंट फॉर होता है IS 16 के अंदर। जो लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन पर्पस के लिए दे रहे थे, वहां पे सिग्निफिकेंट सर्विसेज साथ में नहीं दे रहे थे। तो जहां पे रेंटल पर्पस और प्लस इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज दी जा रही हैं, एक्सिलरी सर्विसेज दी जा रही है, उस पार्ट को हम लोग कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे? IS 40 में अकाउंट फॉर करेंगे। तो इन कंक्लूजन, बिल्डिंग का वो पार्ट जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसको IS 16 में अकाउंट फॉर करेंगे। बिल्डिंग का वो पार्ट जो हम लोग शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जिसके संग सिग्निफिकेंट एक्सिलरी सर्विसेज दी जा रही हैं, उसको IS 16 में अकाउंट फॉर करेंगे। और होटल का वो पार्ट जो लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन पर्पस के लिए दिया जा रहा है, जिसके संग इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज दी जा रही हैं, उसको अकाउंट फॉर करेंगे IS 40 के अंदर। दैट्स इट। तो यही डिफरेंस है IS 16 में रेंटल का होने का, और यही रीजन है IS 40 में रेंटल्स का। दोनों जगह रेंटल का रीजन है होने का। तो रेंटल प्लस सिग्निफिकेंट सर्विसेज विल बी अकाउंट फॉर अंडर IS 16, और रेंटल पर्पस प्लस इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज विल बी अकाउंट फॉर अंडर IS 40। होप सो पूरी केस स्टडी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।